और खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। खानियार श्रीनगर में फायरिंग की ये खबर है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से खानियार श्रीनगर में फायरिंग की ये इत्तला है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है, जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले गुजरात में बड़ी सियासी हलचल देखी गई। वज़ीर आला विजय रूपानी ने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। विजय रूपानी पहली और दूसरी इनिंग को मिलाकर गुजरात में 5 साल तक इक़्तिदार में रहे। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने गुजरात में बहुत मुश्किल से कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद ये मामला किसी न किसी तरह 4 साल तक चलता रहा, लेकिन इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी रह गया है। पार्टी यहाँ कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। आज विजय रूपानी के मुतबादिल चेहरे पर मुहर लग सकती है। गुजरात में वजीर आला के ओहदे से विजय रूपानी के अचानक इस्तीफे के बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हवाले से आज बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। जरा के मुताबिक नितिन पटेल का नाम सीएम के ओहदे की दौड़ में सरे फहरिस्त है। वहीं वजीर आला के ओहदे की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें मनसुख भाई मंडाविया भी शामिल हैं। मंडाविया इस वक्त मरकज में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर हैं। वो गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा रुकन हैं। 49 साल मनसुख मंडाविया तकरीबन 2 दहाइयों से सियासत में सरगर्म हैं। जराये के मुताबिक सीएम के ओहदे की दौड़ में नितिन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। नितिन पटेल 5 अगस्त 2016 को गुजरात के नायब वजीर आला बने। बता दें कि नितिन पटेल को साल 2001 में गुजरात हुकूमत में वजीर खजाना बनाया गया था। नितिन पटेल 6 बार एमएलए रहे हैं और 3 दहाइयों पर मुहित उनका सियासी तजुर्बा है। 1990 में पहली बार वो गुजरात कानून साज असेंबली से एमएलए बने। नितिन पटेल का ताल्लुक शुमाली गुजरात से है। वहीं विजय रूपानी की बात की जाए तो वो गुजरात के 16वें वजीर आला बने। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को बतौर वजीर आला हलफ लिया और गुजरात की कमान अपने हाथ में ली। बता दें कि रूपानी मगरबी राजकोट से एमएलए हैं। वो 2006 से 2012 तक राज्यसभा के रुकन रहे हैं। रूपानी नवंबर 2014 में वजीर ट्रांसपोर्ट थे। इसके अलावा वो गुजरात बीजेपी के रियासती सदर भी रहे हैं। 1987 में पहली बार वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर मुंतखब हुए। इसके अलावा वो 1996 में राजकोट के मेयर बने। रूपानी एबीवीपी और आरएसएस से वाबस्ता रहे हैं। साल 2014 में रूपानी राजकोट वेस्ट से एमएलए बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और गुजरात के नए सीएम के हवाले से नितिन पटेल ने कहा कि वज़ीर आला वो होना चाहिए जो मकबूल हो, तजुर्बेकार हो, जिसके अंदर सबको लेकर चलने की सलाहियत हो। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में अफवाहें गर्म हैं कि मुझे वज़ीर आला बनाया जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी हाईकमान ही ये फैसला करेगी कि सीएम कौन होगा। वाज़ेह है कि नितिन पटेल सीएम की रेस में सरे फहरिस्त हैं। गुजरात बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में दिल्ली में बीजेपी के मरकजी मुबस्सिरीन भी शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक गुजरात को नया सीएम मिल जाएगा। आप सबके ध्यान में है कि मुख्यमंत्री रूपानी जी के इस्तीफे के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बने, ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस लीडर जयवीर शेरगिल ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। देखिए, जिस भाजपा ने विकास की खाई थी कसम,
वह बार बार मुख्यमंत्री बदल के छुपा रही है अपनी नाकामियों का गम। पहले उत्तराखंड, अब कर्नाटक, अब गुजरात। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद को एक गुड्डे गुड्डी का खेल बना दिया है, जो बदल दो। भाजपा सरकार ये मुख्यमंत्री बदलो खेल खेल के जो पूरी तरह फेल हो चुकी है, उस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सत्य तो ये है कि 2C केओस और कन्फ्यूजन भाजपा का गवर्नेंस का फॉर्मूला है। गुजरात मुख्यमंत्री का बदलना भाजपा की विफलता का जीता जागता सबूत है। इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के शासनकाल केवल और केवल लाल लकीरों से भरा हुआ है, पर भाजपा को ये भूलना नहीं जानता कि नेम प्लेट बदल के, मुख्यमंत्री की नेम प्लेट बदलने से भाजपा के गुनाहों की स्लेट साफ नहीं होने वाली। जम्मू कश्मीर एनसी लीडर टीएस वजीर की पुरस्कार मौत मामले में सनसनीखेज मोड़ सामने आया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत नहीं बल्कि कत्ल किया गया। दरअसल एतराफ़ और मुबैना खुदकुशी का खत कत्ल के मुश्तबा मुलजिम हरमीत सिंह की फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड किया गया। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत फॉरेंसिक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इस मामले में कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस मामले में हर मुमकिन तहकीकात और कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज एफआईआर को क्राइम ब्रांच में मुंतकिल कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। कोविड से हुई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद मरकज ने हलफनामा दाखिल किया। मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि कोविड डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं। जहर, खुदकुशी, कत्ल और हादसे की वजह से होने वाली अमवात को कोविड की मौत नहीं समझा जाएगा, भले ही कोविड भी इसके साथ हो। यूपी इंतखाबात में शिवसेना 100 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। वहीं गोवा में भी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। यहां जिस तरह महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनी है, यानी महाराष्ट्र में, उसी तरह के तजुर्बात गोवा में भी किए जा सकते हैं। कितनी कामयाबी हासिल होगी, इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। और ये बयान दिया शिवसेना लीडर संजय राउत ने। चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम चुनाव तो हमेशा वहाँ लड़ते, चाहे हमें यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो ज़रूर वहाँ की हमारी जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। गोवा में 20 के ऊपर सीटें हम लड़ सकते हैं। उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। कोई अलायंस हो सकता है शिवसेना के साथ? किसके साथ? शिवसेना को कोई? हाँ। गोवा में हो सकता है। गोवा में जैसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का एक प्रयोग हमने किया है, वैसा गोवा में चल रहा है। और भी 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहाँ हो सकता है। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें क्या है। कांग्रेस के एमएलए राजकुमार की बीजेपी में शमूलियत के बाद उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने एमएलए से नाराज हैं, वो उनकी पॉलिसी से खुश नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। हमारे यहाँ सबका एहतराम है। उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मंत्री पुष्कर धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि आपने अभी ज्वाइनिंग करवाई बीजेपी के, कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो इसमें आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शुभकामनाएं। आज देखिए जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बन रहा है कि सभी लोग आ रहे हैं और स्वागत है राजकुमार जी। सर, लेकिन हरीश रावत तो कुछ और ही दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, भले ही कितने नेता आ जाए। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरा परिवार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज वातावरण बना है, तो लगातार ये क्रम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, और क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनावों की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे कि उत्तराखंड में क्या लगता है इस बार की आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो क्या कहते हैं आपकी किस तरीके से असर रहेगा? नहीं, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। हर दृष्टि से आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सभी चीज़ों का हल करें और हर वो रास्ता निकाल रहे हैं जिससे उत्तराखंड आगे बढ़े।
उत्तराखंड के लोगों को लाभ पहुंचे, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो। सर, पुष्कर के लिए तो सुना आपने, ये थे पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस की नीति से वो लोग खुश नहीं है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अशॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। खबर कानपुर से, जहां पिछले एक महीने में खुदकुशी के मामलों में इजाफा देखने को मिला, जो कि यकीनी तौर पर बाइसे तशवीश है। 50 लाख की आबादी वाले कानपुर शहर में नौजवानों की तादाद 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन पिछले एक महीने में 16 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की, 10 की मौत हुई। तकरीबन 1 दर्जन लड़कियां जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसकी वजह से अब कानपुर पुलिस ने खुदकुशी को रोकने के लिए हर थाने में एक खातून इंचार्ज और 2 खातून कांस्टेबल को तैनात किया, जो कि लगातार लड़कियों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कर रही हैं। माहिर नफ्सियात की भी इसमें मदद ली जा रही है। ऐसी कोई भी महिला या बच्ची जो मनोवैज्ञानिक दबाव में है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज दिख रही हैं, उनके परिजनों से, उनके आसपास जो लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप थाने पे आएँ। आपको विशेषज्ञ सलाह दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा और इस प्रक्रिया में आपका नाम पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी स्तर के एक नोडल ऑफिसर सुश्री रवीना त्यागी जी को तैनात इसमें किया गया है और पूरी व्यवस्था को हम लोग बहुत विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से कर रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क हैं तमाम हमारे सभी थानों पर, उसके माध्यम से इन बच्चियों की जान बचाने के लिए एक मुहिम शुरू करी गई है, जिसमें उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है और यथासंभव मदद की जाती है। जहां एक तरफ कमिश्नरेट पुलिस महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, दूसरी ओर अगर उनको कोई भी इस तरह की परेशानी होती है, उसका समाधान करना, उनकी जान को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़े तो हम प्रोफेशनल्स की मदद लेकर के उनको प्रॉपर काउंसलिंग की मदद से बचाने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर मुझे दवा वो तो दी है, लेकिन थोड़ा मुझे ये ऐसा पता चला कि यहाँ पर पुलिस में काउंसलिंग हो रही है, तो मैं यहाँ थोड़ी अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आई। तो मैडम ने मुझसे कहा, मैडम ने मुझे समझाया, मुझे मतलब अच्छे से बताया, मेरे साथ अच्छा बिहेव किया और मैडम ने थोड़ी सुझाव भी दिया है मुझे, तो मैं मैडम की बात से बहुत संतुष्ट हूँ। बीते एक महीने में कानपुर में सुसाइड अटेम्प्ट के मामलों ने दहला कर रख दिया है। दरअसल इनमें युवतियाँ और छात्राएं हैं जो किसी न किसी वजह से आत्महत्या की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं, जिसमें एक महीने में 16 सुसाइड अटेम्प्ट हुए, जिसमें से 10 की मौत हो गई। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें युवतियों को काउंसलिंग की जाएगी और हर थाने में महिला आरक्षी होगी, जिसके लिए नोडल अधिकारी महिला आईपीएस को बनाया गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गया है। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने पैरालंपिक तजुर्बात भी शेयर किए। इस बार हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान ने 5 तलाई समेत 19 तमगे हासिल किए। वाज़ेह है कि 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तमगा जीतने वालों से खास मुलाकात की थी, उन्हें अपनी मुबारकबाद पेश की थी। तमाम तमगा जीतने वाले और पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मिलकर खुशी का इजहार किया।
यूपी के उजियाला योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर के दौरे पर हैं। उन्होंने संत कबीरनगर में नई तामीरशुदा जिले जेल समेत दीगर प्रोजेक्टों को आवाम के नाम मानवंद किया। इस मौके पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने यूपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने अपने खिताब में बीएसपी और एसपी पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना के वक्त यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। यही वजह है कि केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह यहाँ हालात खराब नहीं हुए। अनुशासन का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ते हुए न केवल अपनी सुरक्षा की बल्कि सामुदायिक सुरक्षा के सरकार के संकल्प के साथ जुड़ करके वे निरंतर इस अभियान के साथ जुड़े रहे। एक बड़ी महामारी से बचाया। कल्पना करिए, सपा और बसपा या कांग्रेस के समय में ये महामारी आई होती तो क्या होता। जैसे आज केरल के अंदर हो रहा है और जैसे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति होती, क्या होता, कितने लोग मरते। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भाइयों बहनों, और पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। आपने देखा होगा जो बच्चे निराश्रित हुए, उन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है। 4000 रुपए हर महीने उन बच्चों को उपलब्ध सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो महिलाएं भी निराश्रित हुई हैं, सरकार ने उनके लिए भी योजना तैयार कर ली है। बहुत शीघ्र उस योजना को हम लागू करने वाले हैं, जिससे कोई भी अपने आप को निराश्रित महसूस न कर सके। एक जिम्मेदार सरकार इसी जवाबदेही के साथ कार्य करती है और इसी जवाबदेही को बनाए रखने के लिए आज एक बार फिर से मैं संत कबीरनगर जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए एक सुविधा है। यहां पर जिन परियोजनाओं का हमने आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें दिल्ली में पेश आए राबिया सैफी की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने मिलकर शहर की मरकजी ईदगाह हजरत कुद्दूस साहब के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में मोमबत्तियां थामे इन मुजाहिरीन ने खवातीन पर हो रहे मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में अगर खवातीन महफूज नहीं हैं तो फिर मुल्क के दीगर शहरों का क्या हाल होगा। हुकूमत, पुलिस, इंतजामिया आखिर कब तक इस तरह के वाक़यात पर काबू पाएंगे। इस मौके पर मामले की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने का भी खैर मकदम किया गया। साथ ही जल्द से जल्द मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया गया। उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ है, उसके पोस्टमार्टम के अंदर रेप तो अभी तक दाखिला नहीं हुआ, मगर उसका ब्रूटली मर्डर हुआ है। सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके जो है 50 से ज़्यादा बार उसके जिस्म को जो है खोदा गया है और बड़ी बड़बड़ियत से जो है उसके जिस्म को खोद कर इंसान जो है दरिंदे ये बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ हम इंसान नहीं हुए। अभी देखिए, ये दिल्ली में ही ले लीजिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? औरत 4 दिन से गायब थी, लड़की, तो तब तक सरकार कहाँ थी? जिसे तुम देवी समझकर पूजा करते हो, जिसे तुम मंदिरों में पूजा करते हो देवी समझकर, उसी की बेटी की हत्या करना, उसकी इज्जत लूटना और उसे ले जाकर टुकड़े टुकड़े बनाकर उसे काटना, ये कहाँ की परंपरा है? मध्य प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हुकूमत ने अपनी तशवीश का इजहार किया। भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा मीटिंग में वज़ीर आला ने राजधानी भोपाल समेत रियासत के अजला में डेंगू और वायरल बुखार की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला की हिदायत के बाद राजधानी भोपाल में महकमा सेहत के जरिए तकरीबन 70 टीमों को उतारकर घर घर लार्वा की जांच शुरू की गई। राजधानी के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 2200 से ज्यादा बताई जा रही है। जिन जिलों में डेंगू केस निकले हैं उसमें 7 जिले प्रभावित हैं। उसमें मंदसौर है, रतलाम है, आगरमालवा,
इंदौर, जबलपुर, वहाँ सर्वे की टीमें बनाई गई हैं और घर घर सर्वे किया जा रहा है। जो लार्वा है उस लार्वा को नष्ट किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर मिल रहा है। इसमें नगर निगम की, नगर पालिकाओं की और स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए जो दवाई है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। वहाँ की फॉगिंग भी की जा रही है और मुख्यमंत्री जी व सरकार ने पूरी इसमें चिंता व्यक्त की है। अस्पतालों में भी 10 बेड जिला अस्पतालों में आरक्षित किए गए हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी में रखी नजराना पेटियों पर बाकायदा बारकोड लगवा दिया गया है, लेकिन दरगाह कमेटी के इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खुद्दामों ने एतराज़ का इजहार किया है। खुद्दामों की दोनों तंजीमों अंजुमन सैयद ज़ादगान और अंजुमन शेख ज़ादगान से इस मामले में दखल देने का मुतालबा किया गया। वहीं अंजुमन सैयद ज़ादगान के सेक्रेटरी वहीद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि आस्थाने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का हक है। कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया है ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए करेंगे। दरगाह शरीफ में आस्ताना आलिया के बाहर सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा साहब का नज़ारा लेने का हक है। दरगाह शरीफ के अंदर इसका सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो चुका है, प्री काउंसिल का फैसला भी है दरगाह शरीफ के। उसके बावजूद भी न मालूम किसी वक्त से ये पेटियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अब उसमें एक नई बात और आई है कि उसके ऊपर उन्होंने अकाउंट का डाला है। उसके सिलसिले में बात दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान से बात की गई है। अगर समझ में आ गया तो ठीक ही, नहीं जो कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करी जाएगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।